हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस को। अभी तक के हमने जितना भी डिस्कशन किया था वो परमुटेशन में किया था। तो परमुटेशन क्या है ये आपने देख लिया कि परमुटेशन एक्चुअली में अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ऑर्डर जो होता था वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता था कि ऑर्डर अगर चेंज कर दिए तो अरेंजमेंट चेंज होता था। जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स देखा था। डिजिट्स में जैसे ये 1 2 3 है, अगर ये 3 और 1 अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो हमें दूसरा नंबर मिल जाता है। मतलब जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वो अरेंजमेंट होता था, मतलब परम्यूटेशन। और अब क्या होगा कि अब हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिसमें कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, मतलब ऑर्डर इज इमटेरियल, तो वो होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो होता है ना उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑर्डर इज इमटेरियल। जैसे आप कोई कमेटी फॉर्म करते हैं, मान लीजिए 10% में से मुझे 5 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करना है, तो 5 मेंबर को सिलेक्ट करने के टाइम पे मैं पहले किसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में दूसरे में किसको सिलेक्ट करता हूँ या तीसरे में किसको सिलेक्ट करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आई वांट टू हैव द कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स आउट ऑफ द 10 मेंबर्स, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपको दिखेंगे जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मतलब वो सिलेक्शंस के होंगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो परमुटेशन है वो 2 वे प्रोसेस है और कॉम्बिनेशन है वो 1 वे प्रोसेस है। उसको भी अब आज मैं इसको एलाबोरेट कर दूंगा कि आप क्या करते थे कि किसी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो पहले उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कौन से ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कर रहे हो। तो जैसे आप एनपीआर में आपने बात किया था, एनपीआर का ये मतलब होता था कि अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट, आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आर या तो लेस देन एन होता था या इक्वल टू एन होता था, और इसके लिए आपको पहले आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसका फार्मूला भी मालूम था आपका, इसका फार्मूला होता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये चीज आप जानते हो। और इससे ये भी पता चला था कि देर आर वैकेंट बॉक्सेस, इसका इंटरप्रिटेशन हो गया, देर आर वैकेंट बॉक्सेस ठीक है। तो ये आर वैकेंट बॉक्सेस को हमको फिल करना था। एनपीआर का यही मतलब है। एनपीआर का क्या मीनिंग हो गया कि देर आर वैकेंट बॉक्सेस विच हैज टू बी फिल आउट ऑफ दिस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, ये उसका मीनिंग होता था। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर। तो पहली बात, इसका नोटेशन हम ऐसे देते हैं एनसीआर, इसको हम बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अपना आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। ठीक है साहब, मतलब आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आर इज लेस देन इक्वल टू एन, ये हो गया सिलेक्शन। अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके फार्मूले को डेवलप करना। जैसे इसके फार्मूले को हमने डेवलप किया था बॉक्स मेथड से। बॉक्स ये था, इसको फर्स्ट बॉक्स को आपने एन वे में फिल कर सकते बिकॉज वी आर हैविंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो फिर वी हैव रिमेन विद द एन माइनस वन, एनी वन ऑफ out of this n minus 1 can be filled over here like that, and then multiplication rule आपने अप्लाई किया और ये फॉर्मूले को डेवलप किया। अब मुझे इस फॉर्मूले को डेवलप करना, अभी मैंने बोला कि आपको अरेंजमेंट करने के लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब अब इसको हम बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ एनसीआर। इसका नोटेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो मुझे पहले सिलेक्ट करना है और फिर अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इनको अरेंज करना है। तो कितने ऑब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया है, ये सब कुछ आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। उन आर ऑब्जेक्ट को इन बॉक्सेस में फिल करना है। जब आर ऑब्जेक्ट को आर बॉक्सेस में फिल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आते हैं, आर फैक्टोरियल। अभी इसकी बात नहीं हो रही कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर को हमको अरेंज करना है, मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ जिसमें पहले हम सिलेक्ट करेंगे
आर ऑब्जेक्ट्स को जो एनसीआर से निकलेगा, फिर ये आर ऑब्जेक्ट्स को आर बॉक्सेस में फिल करेंगे जो आर फैक्टोरियल वे में आएगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये बातें आ जाती है कि एन पी आर इक्वल टू, पहले सिलेक्ट किया एनसीआर से आर ऑब्जेक्ट को और फिर आर ऑब्जेक्ट को आर बॉक्सेस में आर फैक्टोरियल वे में अरेंज किया, तो टोटल ये हो गया एन पी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। तो अब एन सी आर का फार्मूला आप निकाल सकते हैं, एन पी आर और इसको डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल से। एन पी आर आपने लास्ट टाइम निकाल चुका था, ये है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल, और ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स बन गया एन सी आर का। गॉट द पॉइंट, ये बन गया एन सी आर का। क्लियर होगी बात। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, आपको दो चीज़ों को चेकआउट करना है, एक तो परमुटेशन और एक सिलेक्शन, और दोनों के फार्मूले कैसे आ गए और कैसे अरेंजमेंट 2 वे प्रोसेस है और सिलेक्शन 1 वे प्रोसेस है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। फाइनली आप ये चीज़ को देख लीजिए कि यहाँ एन पी आर का मतलब परमुटेशंस की बात हो रही थी, फार्मूला बना एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल नंबर 1, नंबर 2 यहाँ एन सी आर की बात हो रही है, ये बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कंडीशन तो आपको मालूम है कि आपका आर या तो एन से स्मॉल होगा या इक्वल टू होगा, और इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। करेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है कि नहीं, और कंडीशन आपको ये भी मालूम है आर या तो लेस देन एन होगा या इक्वल टू एन होगा। फाइन, तो ये दो चीज़ों को तो आपने नोट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पहले कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ इस वीडियो में, फिर इसकी प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि आखिर सिलेक्शंस की प्रॉब्लम्स होते कैसे। लेट्स सी। और ये प्रॉब्लम्स को देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको सिलेक्शन कैसे वर्क करता है ये बात समझ में आ जाएगी। क्या हो गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ गर्ल मतलब एक गर्ल्स की बात कर रहा है, एंड अ बॉय, अ गर्ल एंड अ बॉय वी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर एक बॉय को सिलेक्ट करना है तो बॉय आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, गर्ल्स में तो नहीं सिलेक्ट करने वाले, आप बॉय को सिलेक्ट करेंगे बॉय में से। टोटल 15 बॉयज़ है और एक बॉय को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके होंगे सिलेक्ट करने के, डेफिनेटली 15 होंगे। तो सिलेक्ट करने का तरीका 15 होगा, वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन वो आएगा कैसे या उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो ये हो जाएगा 15C1। अच्छा, और वैसे ही 8 गर्ल में से एक गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, मतलब 8 वेज होंगे, तो ये हो जाएगा 8C1। आपका जो मेन वर्क है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को सिलेक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग मिलेगा, ये आपका आंसर। गॉट द पॉइंट। अब हमने इनको अभी सिर्फ सेलेक्ट किया है, अरेंज नहीं किया है, मतलब ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, अरेंजमेंट का नहीं है। फिर अरेंजमेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं, क्योंकि दो आपने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, तो उनको अरेंज करने के आपको सबको मालूम है 2 फैक्टोरियल वेज होंगे, वो एक डिफरेंट थिंग होगा। करेक्ट है कि नहीं। फाइन, अब यहाँ आते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 रेड एंड 4 वाइट। ठीक है सर, बॉल बी ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 रेड एंड 8 वाइट बॉल। 10 रेड बॉल बैग में है, उसमें से 5 को सिलेक्ट करना है, मतलब 10C5, और 8 वाइट बॉल में से 4 वाइट को सिलेक्ट करना है, मतलब 8C4। काम तभी कंप्लीट होगा जब दोनों को हम मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब दोनों के वर्क को कंप्लीट होना जरूरी है, तब हमारा फाइनल वर्क होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब फिर जैसे मैंने बोला कि ये अभी हमने सेलेक्ट किया, अरेंज नहीं किया, अरेंज करना एक डिफरेंट थिंग है, जो ऑलरेडी हम लोग पिछले कई हफ्ते 1 हफ्ते से पढ़ते आ रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो अब इसमें आते हैं कमिटी कंसिस्ट ऑफ 2 मेन एंड 2 वुमन। तो 2 मैन और 2 वुमन है कमेटी में, और ये तो 2 मैन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम
5 मैन मतलब 5C2 वेज हो जाएंगे इंटू 6C2 वेज हो जाएंगे। करेक्ट हो गया, आप बात समझ में आ गई। अच्छा 15 प्लेयर्स है जिसमें 8 बैट्समैन है और 7 बॉलर्स है। इन हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड विच इंक्लूड 6 बैट्समैन एंड 5 बॉलर्स। 6 बैट्समैन में से ही सिलेक्ट होंगे, 8 बैट्समैन है मतलब 8C6 इंटू और 7 बॉलर कहाँ से, अपना 5 बॉलर्स को सिलेक्ट करना है 7 बॉलर में से मतलब 7C5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। करेक्ट, अरेंजमेंट के तो प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारे देख लिए। अब मैं क्या करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज बताता हूँ। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना उनके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। करेक्ट है कि नहीं। तो अब उन प्रॉपर्टीज को चेकआउट कर लेते हैं जो एनसीआर में यूज होता है। ठीक है, तो पहले तो नोटेशंस को देख लो। ये नोटेशन है एनसीआर मतलब सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, आर इज लेस देन इक्वल टू एन। ये ठीक है। अब इसको और कैसे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी बता देता हूँ मैं। CNR ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, CR ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, NR और ये बॉक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है साहब। अब मैं कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज को आपको बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैं इसको आज डिस्कस नहीं करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बार बार यूज होती है IIT JEE के एग्जामिनेशंस में। करेक्ट है कि नहीं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज अभी जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा वो ये कि NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। अब देखिए NCR NCN माइनस आर। अब इंटरप्रेट कर लीजिए। आपने NCR का मीनिंग देखा कि हम आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से। तो n माइनस आर और ये NCN माइनस आर का मतलब ये हो गया कि हम n माइनस आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं n ऑब्जेक्ट में से। कुछ समझ में आया। तो जब आप n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इधर ले आएंगे तो उधर कितने बचेंगे, उधर n माइनस आर। मतलब r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना अल्टीमेटली n माइनस आर ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करना। अब आपने रिजेक्ट किया तो कोई ने दूसरे ने सिलेक्ट कर लेना है ना उसको। तो NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। ये एक्चुअली में सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपने n माइनस आर ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट है कि नहीं। रिजेक्ट कर दिया। तो ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वेज में। अच्छा दूसरा यहीं से निकलेगा NCX इक्वल टू NCY होगा। तो यहाँ से दो बातें होगी, या तो x इक्वल टू वाई होगा या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कैसे, क्योंकि NCY को मैं इस प्रॉपर्टी से NCN माइनस वाई लिख सकता हूँ। तो x इक्वल टू n माइनस वाई होगा मतलब x प्लस वाई इक्वल टू n होगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज देख लिया आपने। और अब आते मैं तीसरी प्रॉपर्टीज का नाम देता हूँ। एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है वो, NC0। NC0 ये 1 होगा। और ये 1 कैसे होगा, अब आप इंटरप्रेट करिए। NC0 का मीनिंग ये है कि आप n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो जो ऑब्जेक्ट जैसे थे वो वैसे ही है। कितना तरीका, 1 हो गया। अगर आप फार्मूले से बात करेंगे तो ये n फैक्टोरियल आएगा, ये 0 फैक्टोरियल आएगा, n माइनस 0 का फैक्टोरियल आएगा। करेक्ट है कि नहीं। तो देखो ये n फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, कोई इशू नहीं है। वैसे डियर स्टूडेंट्स NCN की बात करूंगा तो ये भी 1। अब इसको भी इंटरप्रेट करिए। NCN का ये मतलब होगा कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हम सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, अब इनको सिलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए, एक ही तरीका होगा उनको सिलेक्ट करने का, कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। तो NCN 1 हो गया। या आप इसको फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो n फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल, ये सब कट गया, 0 फैक्टोरियल वापस से 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये सारे रिजल्ट्स है ना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर लेना, बहुत आपका टाइम सेव करेगा। और वैसे ही स्टूडेंट्स NC1 n होगा, या 4C1 4 होगा, या 3C1 3 होगा, और लाइक दैट। और आगे भी बताऊंगा, जैसे ये 4C2 है ना, तो इसको आप 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्टली लिख दो। वो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल वैसे आता है ये आसानी से, लेकिन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये दो कंटिन्यूस फैक्टर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो
टर्म्स की वैल्यूज है ना, और ये जो रिजल्ट है ये अगर आपको याद होंगी तो इनके प्रॉब्लम्स को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। मैंने अभी इसके ये 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज बताई, और 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो बड़ी फेवरेट है जेई की, जो क्लबिंग प्रॉपर्टी है, और दूसरी 2 प्रॉपर्टीज है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।